किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। भैया आज एक छोटा सा कहानी सुनाओ अपना गाई। कहा भा कि एक रोज एक राहगीर एक तपस्वी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषिवर का प्रणाम करीन उसके बाद बातचीत करने लगे। राहगीर कहिस कि हे देव, मैं बड़ी उलझन में हूँ, समझ में नहीं आवे कि केखर पूजा करूं और केखर ना करूं। मोर जो मन आए कभी यह कह दौड़त है कभी वह कह दौड़त है। तो मुझे डर लगा थे कि यदि एक का पूजब तो कोई दूसर भगवान नाराज हो जाइए, का किसी एक का चुनना जरूरी है। तो ऋषिवर कहन हो जो तुम्हारा प्रश्न आए वो बहुत बढ़िया है। यह उलझन जीवन में बहुत लोगों के आऊ थे और यह स्वाभाविक भी है। तो जो राहगीर रहे गहन की जीवन में ऐसी उलझन अपनों के जीवन में आई रही का। तो ऋषिवर कहन हो बिल्कुल, हम यह द्वंद्व से गुजरे हैं। एक बार जब गुरुकुल में मेरे एक अन्य शिष्य के सामने ऐसी स्थिति आई, हमारे गुरुदेव हमें 7 दिन का समय दीन और आदेश दीन की 50 फुट गहरा गड्ढा खोदकर जौन पानी निकाल दे और उसे 1 लोटा जल लेके मेरे पास आए। अब हम दोनों शिष्य, हम रहन और हमारे एक दोस्त हैं, अलग अलग दिशाओं में भेज दिन गया हम लोगों का। 7 दिन के बाद जब हम लौटेन तब मोर दोस्त जो रहा वह उखर जो लोटा रहा वो जल से भरा था, जबकि हमार लोटा खाली रहा। गुरुदेव मुझसे पूछे, मैं कहूँ कि दादा मैंने अलग अलग स्थानों पर 100 फुट गड्ढे खोद डाले पर पानी नहीं मिला। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने 10 स्थानों पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ की, इसलिए सफलता नहीं मिली। तुम्हारे मित्र नहीं एक स्थान पर पूरी निष्ठा से प्रयास किया और वही 50 फुट पर ही पानी मिल गया। गुरुदेव समझाइन कि सारा संसार एक ही परम शक्ति का रचाया हुआ है और सब वही की माया है, अलग को नहीं आए। लेकिन अंतर मन में एक छवि आवश्यक है हमारे मन में बनाने के लाने। जब आंखें बंद करें तो वह एक ही छवि दिखेगा चाहिए। आदर सबका करें का चाहिए, कोनो के अनादर नहीं करें के आए, लेकिन निष्ठा एक में होने का चाहिए। उदार बना जाए, संकीर्ण नहीं। उदारता ही जीवन है और संकीर्णता मृत्यु है भैया। जैसे अर्जुन कहीं अपने लक्ष्य का केवल की आंख दिखत रही, वैसे ही हमरे ध्यान एक ही इष्ट पर केंद्रित होने का चाहिए। राहगीर कहन, गुरुदेव मुझे किसे अपने अंतर मन में बिठाने का चाहिए। गुरुदेव कहन, इसके लिए अपना स्वतंत्र है, जो अपना का सबसे अच्छे लगत हो, जो अपना का सबसे प्रिय हो, जो छवि अपना की आंख बंद करे में सहज ही दिखाई देती और वही अपने अंतर मन में स्थान दे। याद रहे सबका आदर करे का, कैसे कि सब एक ही परम शक्ति की माया है। राहगीर कहे, से गुरुवर कोटि कोटि प्रणाम, अब मुझे अपने जीवन की दिशा मिल गई। कहा थे ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, एक साधे सब सधे, सब साधे सद जाए। कुल मिलाकर एक निष्ठा के साथ अपने इष्ट के परम आदर के साथ साधना करें के चाहिए, पूजा करें के चाहिए, भक्ति करें के चाहिए, लेकिन उदारता से सभी का सम्मान करब न भूलें का चाहिए। यह ध्यान जरूर रखें के चाहिए। तो ये छोटा सी बात रही भैया, जेमा अपना से यह कहा कि निष्ठा बड़ी जरूरी है। ठीक है, ता अपना बच्चे एक निष्ठा होने के चाहिए ईश्वर के प्रति और सम्मान सभी धर्मों का करें का चाहिए। या बढ़िया कहानी के बाद अब सोचे थे बात भगवान के बहत एक बढ़िया भक्ति पद अपना का सुनवाओ, आवाज सुना जाए। तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। चढ़ावे ध्वजा नारियल, गौर चढ़ावे ध्वजा नारियल, वो फूलन के हार शारदा मैहर की, वो फूलन के हार शारदा मैहर की। तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की।
कोर चढ़ावे लाल चुनरिया, कोर चढ़ावे लाल चुनरिया, कोर चढ़ावे सिंगार शारदा मैहर की, कोर चढ़ावे सिंगार शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। को मागत है रुपया पैसा, को मागत है रुपया पैसा, को मांगे वरदान शारदा मैहर की, अरे को मांगे वरदान शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। तुम्हारी ध्यान धरत माँ को, तुम्हारी ध्यान धरत माँ को, करे जय जयकार शारदा मैहर की, को करे जय जयकार शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। सब भगत मिली नाचेगा मैं, सब भगत मिली नाचेगा मैं, आई के तोहरे दुआर शारदा मैहर की, आई के तोहरे दुआर शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। कोर चढ़ावे ध्वजा नारियल, को चढ़ावे ध्वजा नारियल, ओ फूलन के हार शारदा मैहर की, ओ फूलन के हार शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की, तोरी पूजा करे संसार शारदा मैहर की। तो भैया सुने न भाई अपना बच्चे ये बढ़िया हंस खानदान। भैया अब जानकारी के बारी आगे, तो चला सुना जाए ये जानकारी। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं। हो सकता है हमारे किसान भाइयों के खेतों में धान लगा हो, सोयाबीन लगा हो या मक्का भी लगा हो, और भी कोई खरीफ की फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान जो है प्रमुख फसल है। तो इसी कड़ी में जो है अभी धान की अगर समसामयिक स्थिति की बात की जाए तो कुछ जो है कल्ले वगैरह जो है निकल चुके हैं और लगभग 1-1.5 महीने में कटाई की भी स्थिति आएगी। लेकिन इसके पहले जो अवस्था होती है उसमें कीट व्याधियां, बीमारियां जो है काफी ज्यादा देखने में आती हैं। तो इसी सिलसिले में जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति जी जो वैज्ञानिक हैं वो आगे जुड़ चुके हैं, आकाशवाणी शहडोल में वो आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं जो समसामयिक स्थिति है उसके बारे में भी, और साथ ही जो कीट व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, उनके बारे में और उनके निदान के विषय में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी शहडोल में। धन्यवाद सर।
किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से बोल रहा हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहडोल जिले में जो है धान का रकबा 1,42,000 हेक्टेयर के आसपास है जी। और हमारे तीनों जिले जो हैं, जैसे उमरिया की बात करें तो वहाँ पे 62,000 हेक्टेयर है, अनूपपुर में जो है 96,000 हेक्टेयर भूमि है धान की। तो इस समय वर्तमान में जैसा कि बारिश के बाद जो है इस समय खेतों में विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक एक करके जो अभी वर्तमान में कीट बीमारियां हैं आपके यहाँ, तो आप उसको देखकर समझकर आवश्यकता अनुसार जो है आप निश्चित रूप से निदान करके धान में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में सबसे पहले धान की फसल की अगर हम कीट की बात करें तो हमारे संभाग में सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा लगने वाला कीट जो है वो तना छेदक है, जिसको येलो स्टेम बोरर भी बोलते हैं। इसके कई किस्में हैं, परंतु जो पीला तना छेदक कीट है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता। तो इसकी पहचान आप देखेंगे जब भी खेत में आप भ्रमण करें तो धान के पत्तियां जो होती है, ऊपरी जो नोक होता है जिसको टिप बोलते हैं, उस पे जो है लगभग जो है 100 से 200 अंडों का जो है एक समूह देखने को मिलेगा। और ये जो है हल्के से क्रीमी कलर के सफेद रंग के होंगे और जो है मकड़ी के जाले के अंदर ढके से होंगे। अच्छा। तो ये जो है इसकी पहचान है कि मतलब तना छेदक की मादा कीट जो है वो अंडे दे चुकी है। इससे निकलने वाले जो इल्लियां होती हैं, लार्वा जिसको बोलते हैं, ये लार्वा जो होते हैं, जब इल्ली निकलती है, लार्वा जो होते हैं पौधे के जो मुख्य तना होता है धान का, उसके कोमल भागों को जो है नीचे से जो है छेद करके जो है वो खाने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है छेद के ऊपरी भाग जो है पूरी तरीके से सूख जाता है, जिसको डेड हार्ट बोलते हैं। यह जो होता है कल्ले निकलने की अवस्था में होता है। जब आप इसको खींचेंगे तो बहुत आसानी से जो है यह खींचकर बाहर आ जाता है। और अगर यही कीट जो होता है जब हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, मतलब दाने जब भरने होते शुरू हो जाते हैं जी, और ये कीट लगता है तो इसमें जो है आप देखेंगे जो है धान की बाली पूरी तरीके से सूख जाएगी, जिसको व्हाइट ईयर हेड बोलते हैं। मतलब आपकी धान की बाली जो है पूरी तरीके से सूख कर जो है सफेद डंठल टाइप से हो जाएगी, और जब भी आप इसको खींचेंगे तो खींच कर जो है पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी। तो यह इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अब इसके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, तो किसान भाइयों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने खेत के चारों तरफ जितने भी मेड़ हैं उनको साफ सफाई कर दे, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वह कीट और बीमारियों का जो अड्डा होते हैं। मतलब इसी पे कीट बीमारी अपने अंडे देकर अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं। तो एक तो आप खरपतवार को निश्चित रूप से निकाल दें। उसके बाद जो है जब भी खेत में आप शुरुआत में जब मई जून का महीना होता है तो निश्चित रूप से ग्रीष्मकालीन आप गहरी जुताई करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो होता है हम जब भी जो है रुपाई करते हैं तो कई बार जो होता है धान की नर्सरी के हमारे पौधे जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, मतलब 30 दिनों से ऊपर के होते हैं, तो ऊपर की टिप में जो होता है उसको काट के आप हटा दीजिए। उसके बाद आप धान की रुपाई करिए। इसके साथ ही जो होता है हमें नीम खली जो होती है उसकी 50 से 60 किलो मात्रा प्रति एकड़ जो है आप अगर उसका भुरकाव करते हैं तो यह तना छेदक कीट के नियंत्रण में कारगर होता है। जैविक प्राकृतिक खेती कृषकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जो होता है प्रकाश प्रपंच जो होता है, क्योंकि ये एक रात्रिचर कीट की तरह होता है मादा कीट, तो अगर आप रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच जो है लाइट ट्रैप आप लगाते हैं तो उस लाइट के जिसकी वेवलेंथ होती है लगभग 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की, तो वहां पर यह कीट जो है आकर्षित होकर, और आप कोई इसके अंदर जो जाल होता है लाइट ट्रैप का, या किसी तसले में जो है घमेले में आप पानी रखकर उसमें कोई भी कीटनाशक मिलाकर अगर आप रख देते हैं तो लाइट के अट्रैक्ट होकर जो है उसकी ओर आकर्षित होकर यह मादा कीट जो होता है पानी में आकर गिरकर जो है मर जाएंगे। तो यह भी एक बहुत यांत्रिक विधि है कीट नियंत्रण का। उसके अलावा जैविक के अंतर्गत जो होता है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, यह एक पैरासिटाइड है, परजीवी है। यह जो परजीवी होता है यह इसकी जो कीट होते हैं, यह कीट जो होते हैं तना छेदक के कीट के अंदर अपने अंडे डालते हैं, जिससे यह कीट का जो जीवन चक्र है उसके अंतर्गत ही पूर्ण होता है, और जो हमारा तना छेदक का कीट है उसके अंडे जो होते हैं वो निश्चित रूप से मर जाते हैं। अच्छा। तो यह जो है एक जैविक विधि है। जब भी अगर इसके बाद जो है किसान भाइयों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, और किसानों को हमेशा सलाह दी जाती है कि जब भी धान की रुपाई करे तो रुपाई के बाद जो है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल नाम की एक दवा आती है, जिसकी 0.4% की दवा है। 4 केजी इसकी मात्रा प्रति एकड़ जो है 6 से 7 केजी रेत में मिलाकर भुरकाव करना होता है। इसके अलावा जो है कार्टाफ नाम की दवा आती है, और इसकी 4% की दवा है, जिसकी 10 केजी मात्रा प्रति एकड़ जो है आप उसको भुरकाव करना होता है। इसी प्रकार से जो है आपकी फिप्रोनिल है 0.3% की, इसकी 10 केजी मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करना होता है, भुरकाव करना होता है, क्योंकि ये दानेदार है। और इसके अलावा अगर आप दवा घोलकर पानी में छिड़काव करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप जो है
क्लोरपायरेफॉस नामक दवा है जिसकी 20% मात्रा जो है आप 40 ml प्रति टंकी मतलब 15 लीटर के पानी में आप घोलकर छिड़काव करिए। या क्विनॉलफोस नामक दवा होती है जिसकी 25% मात्रा जो है आप पानी में 40 ml लेकर जो है प्रति टंकी जो है आप घोलकर छिड़काव कर। तो यह विभिन्न प्रकार के जो मैं आपको दवाएं बताया, मतलब जिसको कीटनाशक मैं बोल रहा हूँ, तरीके आप उसको बिल्कुल आप जो है इनमें से जैविक, प्राकृतिक, यांत्रिक सभी किस्मों को, सभी तरीकों को आपको अपनाना है। और प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों को निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहूंगा कि आप जो है ब्रह्मास्त्र जो है उसका निर्माण करके जो है आप खेतों में निश्चित रूप से 3 लीटर मात्रा जो है 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ आप छिड़काव करते हैं, तो उससे भी जो है आपके प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों को तनाछेदक से लाभ प्राप्त होगा और आप तनाछेदक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कीट जो हमारे जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वह है पत्ती लपेटक। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि पत्ती लपेटक कीट की जो धान का ऊपरी सिरा होता है वह पत्तियों को कीट जो इल्ली होती है वो लपेट लेती है और मकड़ी के जाले के रूप में उसको बुनकर जो है उसके अंदर जो है पत्तियों का हरा भाग जो होता है उसको खरोच खरोच कर वो धीरे धीरे जो है वो खाते रहते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी पत्तियां जो है हरे भाग जब खा लेंगी तो पूर्ण पत्ती जो है आपकी मकड़ी के जाले के समान सफेद दिखाई देने लगेगी और ये पत्ती धीरे धीरे सूख कर जो है आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर देती है, क्योंकि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसा कि आपको मैं पूर्व बताया कि आपको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है, खेतों की मेड़ की निश्चित रूप से आपको साफ सफाई करनी है, आपको जो है जैसा प्रकाश प्रपंच जो है, प्रकाश प्रपंच को है शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 से 11 बजे के बीच तक आप इसको जलाएं, जिससे मादा कीट आकर्षित होकर जो है पकड़ में आ जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, पकड़ जाएगी। इसके अलावा जो है ट्राइकोग्रामा काइलोनिस नाम की जो है परजीवी होते हैं, इसकी 1 से 1.5 लाख मात्रा, 1 से 1.5 लाख संख्या जो होती है उसको आपको खेत में रोपाई से 30 दिनों के बाद शुरू कर देना होता है लगाना, जिससे परजीवी जो है आपके पत्ती लपेटक कीट की जो अंडे होते हैं उसको भी नष्ट करने का काम करते हैं। और इस कीट के नियंत्रण के लिए जो है आपको, जैसा मैं आपको बताया कि आपको 60 केजी जो है आपको नीम की खली जो है प्रति एकड़ आपको भुरकाव करना होता है रोपाई के समय। अगर इसके अलावा जो है अगर रासायनिक कीटनाशक के अंतर्गत हम बात करें तो जैसा क्विनॉलफोस नामक दवा है, इसकी 25% की ये दवा है, इसकी 40 ml मात्रा प्रति टंकी मतलब 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होता है। या क्लोरपायरेफॉस की 20% मात्रा 20% की दवा जो है 40 ml प्रति टंकी की दर से जो है आपको छिड़काव करना होता है। इसी प्रकार से आपको क्लोरेंट्रानिलीप्रोल नाम की दवा है, इसकी 18.5% की दवा को जो है 6 ml प्रति टंकी लेकर आपको छिड़काव करना है। तो ये मुख्य रूप से जो है पत्ती लपेटक कीट के बारे में आपको बताया। अब जो है इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा जो अब देखने को मिल रहा है वो है आपका गंधी बग। मतलब नाम से ही आप समझ रहे हैं कि यह महकने वाला कीट है, मतलब दुर्गंध फैलाता है। और यह इसके जो शिशु होते हैं और वयस्क जो होते हैं, जब धान की बालियों में दूध भरना शुरू होता है तो ये दुग्ध को जो है सक कर लेते हैं, मतलब चूस लेते हैं और बालियां जो होती चाफी हो जाती है, मतलब जो आपके पेनिकल्स होंगे जिसमें दाने भरते हैं वो जो है पूर्ण रूप से बनेंगे नहीं और हल्का हो जाएगा और सफेद रंग के हो जाएंगे। इस पे जो है काले काले धब्बे भी उमड़ने लगते हैं बालियों पर। तो यह एक मुख्य इसकी पहचान होती है। और इसके नियंत्रण के लिए जो है आप निश्चित रूप से जो कई बार किसान जो होते हैं पौधा देखते हैं कि सूख रहा है या बालियां पूर्ण रूप से नहीं बन रही, तो नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में बहुत ज्यादा देना शुरू कर देते। तो इस अवस्था में जो है आपको यूरिया का बहुत ज्यादा छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पौधा और कोमल होगा, इसकी कीट की संख्या और तेजी से विकसित होंगी। इसके नियंत्रण के लिए जो है क्विनॉलफोस 25% की जो मात्रा है वो 40 ml प्रति टंकी लेकर मतलब आपको लेकर छिड़काव करना है। और क्विनॉलफोस की 1.5% मतलब डस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में आती है दवा। तो इसकी जो है 10 kg मात्रा जो है आप 8 से 10 किलो रेत में मिलाकर फिर खेत पर भुरकाव करते हैं तो गंदी बग का आसानी से नियंत्रण हो जाता है। और इसकी आप खेत में जब भी भ्रमण करते हैं तो आप देखेंगे पत्ती की, धान के पत्तियों की ऊपरी सतह पर 10 से 15 अंडों का एक समूह एक लाइन में होता है। इसकी मादा कीट जो होती है पत्तियों की ऊपरी सतह पर लाइन में अंडे देती है, 10 से 15 का एक समूह होता है। तो यह इसकी एक पहचान भी है कि आप जब इस प्रकार से खेत में देखते हैं भ्रमण के दौरान तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में गंदी बग का प्रकोप शुरू हो चुका है। और अभी वर्तमान में जैसा हमें हमारे तीनों जिले से हमें सूचना मिल रही है कि बीपीएच जो है ब्राउन प्लांट होपर, यह एक बहुत ही
खतरनाक कीट है, मतलब कि 2-3 सालों से हमारे जिले में देखने को मिल रहा है। यह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन विगत वर्षों से हमारे जिले में भी बहुत ज़्यादा इसका देखा गया है प्रकोप। इसका अगर सही मायने में नियंत्रण नहीं किया जाता है तो 60 से 80% तक जो है धान को पूरी तरीके से नष्ट करके जो है उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। और इसकी हमें जानना होता है कि किस परिस्थितियों में यह भूरा माहू जो है लगता है। तो जब तापमान में जो टेम्परेचर है, तापमान लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है, आर्द्रता जो है निश्चित रूप से जो है 60 से 80% के बीच होती है, तो यह कीट जो है बहुत तेजी से जो है विकसित होते हैं। और आप देखेंगे कि यह कीट जो होता है तो नीचे जो यहाँ से तना पानी से जुड़ा हुआ होता है, वहां की पत्तियों और तना के बीच में जो होते हैं ये सफेद अंडे देती है इसकी मादा कीट। और यह जो है रस चूसक कीट है। और पौधे को रस चूसने के बाद जो होता है पौधे को पूरी तरीके से सुखा देते हैं, मुरझा देते हैं। आपको लगेगा कि खेत जला हुआ सा है। कई बार किसान भाई हमारे खेत में मेड़ पर खड़े होकर खेत की निगरानी करते तो उनको नीचे का हमें दिखाई नहीं देता कि खेत में कहाँ कीट लगा हुआ है। और यह जो है रस चूस कर दूसरे के खेत में चला जाता है, और 1 हफ्ते बाद जब खेत सूख जाता है तब किसान भाई देखते हैं, फिर जानते हैं कि वहां पर जाते हैं तो देखते हैं वहां किसी प्रकार का कोई कीट देखने को मिलता ही नहीं है। तो यह इसकी सबसे बड़ा लक्षण है। अब इसका नियंत्रण कैसे किया जाए तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ किसान जो है सोचता है कि ज्यादा खेत में लगाएंगे तो रोपा लगाएंगे तो उससे हमें उत्पादकता ज्यादा मिलेगी, परंतु होता क्या है ज्यादा घना पौधा लगाने के कारण क्या होता है कि वहां पे हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर, जिसके कारण यह कीट की संख्या और विकसित होने में बहुत आसानी प्राप्त होती है। जब भी आप 15 लाइन धान का लगाते हैं तो 1 लाइन जो है आप धान की छोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि आपको खेत की निगरानी करने के लिए, दवा डालने के लिए बहुत ही आपको आसानी होगी। इसके अलावा जब भी यह कीट लगे तो आप कभी भी यूरिया का छिड़काव या भुरकाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि पौधा और कोमल होता जाएगा और यह कीट जो है बहुत तेजी से आपके खेत को पूरी तरीके से प्रभावित कर देगा। इसके अलावा जो है खेत में अगर संभव हो, अगर आपकी सिंचाई की व्यवस्था हो तो आप खेत का पानी निकाल दे। 2-3 दिनों के बाद जब तक क्रैकिंग ना आए, मिट्टी ना फटे, तब तक आप पानी न लगाए। जैसे ही क्रैकिंग आपको समझ में आता है तो आप पानी लगा दे, तो इससे भी जो है यह कीट जो है मर जाते हैं। आज डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और हमारे किसान भाइयों को भी। नमस्कार। नमस्ते। अब अपना बच्चे सुनत रहें बढ़िया जानकारी और अब बारी आउथी बढ़िया गान तान की। राम प्यारे को भूल नहीं जाना रे, मन भज सीता राम। राम प्यारे को भूल नहीं जाना रे, मन भज सीता राम। नहीं पीछे पड़ेगा पछताना रे, मन भज सीता राम। राम प्यारे को भूल नहीं जाना रे, मन भज सीता राम। झूठ कपट ना प्रेम से लीना, झूठ कपट ना प्रेम से लीना। ना लीना हरि नाम रे, मन भज सीता राम। प्यारे को भूल नहीं जाना रे, मन भज सीता राम। हरि को नाम सदा सुखदायक, हरि को नाम सदा सुखदायक। सफल करे सब काम रे, मन भज सीता राम। प्यारे को भूल नहीं जाना रे, मन भज सीता राम। नहीं पीछे पड़ेगा पछताना रे, मन भज सीता राम। मानुष तने दोरे लब जग माही, मानुष तने दोरे लब जग माही।
बीते जाए तमाम रे मन भज सीताराम राम प्यारे को भूल नहीं जाना रे मन भज सीताराम। दौलत कोई काम न आवे धन दौलत कोई काम न आवे ना लागे कछु दाम रे मन भज सीताराम प्यारे को भूल नहीं जाना रे मन भज सीताराम। अंत समय भगवान भजन करो अंत समय भगवान भजन कर जप ले सुबह और शाम रे मन भज सीताराम राम प्यारे को भूल नहीं जाना रे मन भज सीताराम। स्वार्थ के सब बंधु जगत में स्वार्थ के सब बंधु जगत में राम रतन सुख धाम रे मन भज सीताराम प्यारे को भूल नहीं जाना रे मन भज सीताराम नहीं। ये बढ़िया गान तान अपना सुने ना और अब सुनवावा चाहिए प्रोमो। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है।
किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब समय बचाने की अपना से और बात कही करी तो चलत चलत अपना का बता दी जाएगी। यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। और अब चला जाए और अगले पंचन से की जाए जय जवान जय किसान।